तो अब आते हैं इस पॉइंट पे कि हम महिलाओं के लिए या हम होम मेकर्स के लिए क्या चीज़ की दाम घट रहे हैं और क्या चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। हेलो एंड नमस्ते, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का मॉमीलॉजी विथ रेनू में। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है ये थोड़ा मेरे पेरेंटिंग, चाइल्ड केयर, लाइफस्टाइल और मदरहुड से थोड़ा हटके है और ये सब में हम सभी को कंसर्न तो करता ही है। बीइंग अ मदर, बीइंग अ वुमेन, हम सभी को तो ये कंसर्न करता ही है और ये है हमारा 2021-22 का न्यू बजट। तो मुझे लगा चलो इस पर एक वीडियो बनाती हूँ, इससे मेरा भी नॉलेज गेन होगा, मेरा भी खुद का एजुकेशन होगा कि नए नए चेंजेस क्या आया है इस बजट में, किन चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, एज अ होम मेकर किस चीज़ों के दाम घटेंगे और क्या क्या सरकार ने नई नई पॉलिसीज़ लाने का ऐलान किया है, क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या हाईलाइट्स है। बस वही मैं आपके साथ शेयर करने के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो को लेके आई हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगी ये आप सबके बहुत ही काम आएगा। इन ब्रीफ आपको मैं हाइलाइट्स बताने की कोशिश करूँगी जो कि हम सभी के बहुत ही काम आएगा इस पूरे साल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखने से पहले ही लाइक करेंगे क्योंकि ये आपके लिए काम की होने ही वाली है। मॉमीलॉजी विथ रेनू इज डेडिकेटेड टू पेरेंटिंग, मदरहुड, चाइल्ड केयर एंड लाइफस्टाइल। सो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ऑल को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमेशा मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इस बार की बजट की स्पेशलिटी क्या थी? सबसे बड़ी स्पेशलिटी तो ये थी कि इस बार का बजट डिजिटल बजट था। नॉर्मली आपने देखा होगा जब भी आप बजट देखते होंगे, हमने भी शायद बचपन से यही देखा है, जब भी एक बजट आने वाला है तो उसमें एक ब्लैक रंग का ब्रीफकेस होगा या बहुत सारी फाइल्स होंगी। वो अक्सर हम लोग देखते थे। बजट का इनिशियल जो एक वीडियो हम लोग देखते थे उसमें हमें ये देखने को मिलता था। पर इस बार का बजट कुछ खास था क्योंकि इस बार डिजिटल बजट था और इसमें बेसिकली एक टैब को यूज़ किया गया है जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया है हम सारे देशवासियों को। तो सबसे पहले ये बताऊंगी मैं आपको कि बजट में क्या क्या कमी कहाँ कहाँ रहेगी। तो जैसा कि अभी सिनेरियो चल रहा है कोविड-19 का, पेंडेमिक है, हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई हैं, बहुत लोगों की रोज़गार चली गई हैं, कई कंपनीज ने ले ऑफ कर दिया है। मतलब कुल मिला के बाज़ार ठीक नहीं है, रोज़गार की हालत ठीक नहीं है। तो समवेयर हम लोग जैसे एक नॉर्मल सिटीज़न, आम आदमी, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार हमारे हाथ में कुछ पैसा रखने का कुछ तो हमारे लिए करेगी। और वो कुछ करने का मतलब क्या था कि हमारे को थोड़ा सा ये टैक्स का जो स्लैब है थोड़ा बढ़ा दिया जाता तो शायद हमारे पास थोड़े पैसे बचते जो कि हमारे आने वाले समय के लिए बहुत ही काम आते, सीइंग द प्रेजेंट सिनेरियो। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टैक्स स्लैब एज इट इज़ है, सरकार ने उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। बेसिकली इकोनॉमिक रिवाइवल कैसे होगा? इकोनॉमिक रिवाइवल की जब हम बात करेंगे तो इसमें ये बात बहुत जानना होगा ये कैसे हो सकता है। एक सिंपल प्रोसीड्यूर मैं आपको बताना चाहूँगी। इकोनॉमिक रिवाइवल बेसिकली इसमें क्या है कि सरकार के पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए जो वो हम लोग के हाथ में दे सके, माने नॉर्मल सिटीजन्स के हाथ में हमारे पास ज़्यादा पैसे आए। ये ज़्यादा पैसे कैसे आएंगे? सरकार बहुत सारे जगह इंटरेस्ट कम करेगी, टैक्स स्लैब को बढ़ाएगी तो हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे। ज़्यादा पैसे आएंगे तो हम फिर ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे और जब ज़्यादा खर्चे करेंगे तो फिर इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन होगा और जिसके कारण फिर इकोनॉमी रिवाइव होगी। हाँ बेबी, सो दिस कीप्स ऑन हैपनिंग। सो बट इस वाले बजट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग जिस होप के साथ बैठे हुए थे कि खासकर हम मिडिल क्लास लोग तो इसी होप के साथ बैठते हैं कि हमारा इनकम टैक्स का रिबेट जो होता है या जो स्लैब होती है वो थोड़ी बढ़ जाए तो हमारी कुछ सेविंग्स हो, उससे हम कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें कर पाएँ। मगर ये हुआ नहीं। ये थोड़ा हमारे लिए हताशा का विषय है। बट नेवरदलेस उसके बाद और भी बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स कवर की हैं मैम ने, तो आइए उसके बारे में भी देखते हैं। वन गुड पॉइंट इज़ दैट 75 उम्र से जितनी भी ज़्यादा लोग हैं उनको अब इनकम टैक्स फाइल करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि उन्हें इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा, उनका इनकम टैक्स अगर पेंशन बैंक से आ रहा है या अगर वो इंटरेस्ट से उनकी इनकम हो रही है तो वो एट इट सोर्स ओनली वो वहाँ डिडक्ट हो जाएगी। उनको अलग से फाइल करने की जो झंझट थी पहले, अब वो उनके लिए झंझट नहीं, गवर्नमेंट ने हटा दिया है और ये झंझट अब उनके लिए नहीं रहेगी। तो दैट इज़ ऑल्सो वन गुड पॉइंट कि चलो ओल्ड पीपल हैं उनके लिए भी एक मुश्किल होता है कि हर साल एक इनकम टैक्स फाइल करना, उसके लिए लोग को अरेंज करना। तो गुड स्टेप ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द ओल्ड पीपल ऑफ आवर कंट्री। इसके बाद आता है PSUs की बारी। तो सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करने का सोचा है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी सरकारी कंपनी तब होती है जब उसका स्टेक उस कंपनी में 50% से ज़्यादा होगा। तो अब सरकार इस स्टेक को प्राइवेट कंपनी के साथ शेयर करना चाह रही। उनका स्टेक कम हो जाएगा, प्राइवेट कंपनीज के स्टेक बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन विच इज़ समवेयर इट्स अ कॉल ऑफ आर, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अगर
जो सिक कंपनी है, जो स्लो कंपनीज हैं, जिनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं, अगर उनको रिवाइव करना है तो हमें कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही सरकार ने इंश्योरेंस में भी जो हमारा FDI 49% था, अब इट इज़ गोइंग टू बी 74%। सो इट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। अब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ इसमें घुसेंगी और इंश्योरेंस और भी अच्छा बेहतर हम लोगों को मिल पाएगा। अब बात करते हैं हम लोग हेल्थ केयर की। सो ये साल तो हमें अलग 2020-21 तो हमें अलग ही रूप में दिखाया हेल्थ केयर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सरकार का भी प्लान वैसे ही है। इस बजट में सरकार ने 2.2 लाख करोड़ रुपीज़ हेल्थ केयर की तरफ दिया है, जिसमें कि 35,000 करोड़ रुपीज़ सिर्फ कोविड वैक्सीनेशन में ही जाएगा। सो यू कैन इमेजिन कितना ह्यूज बजट सरकार ने इस बार हेल्थ केयर के लिए रखा है, हेल्थ सेक्टर के रिवाइवल के लिए रखा है। कहीं ना कहीं प्राइमरी लेवल पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उनको रिवाइव करना है। देयर आर मेनी थिंग्स टू बी डन हेल्थ केयर सेक्टर में, हेल्थ केयर को बूस्ट करने के लिए। तो 2022-21 में जहां ये 94,000 करोड़ के अराउंड था, आज के डेट में 2021-22 में सरकार ने इसे, जैसे मैंने आपको बताया, 2.2 लाख करोड़ बजट के लिए एलोकेट किया, हेल्थ केयर बजट के लिए। तो ये एक ह्यूज स्टेप है गवर्नमेंट का। 137% इंक्रीज़ है पिछले साल से। तो कहीं ना कहीं अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज इस पेंडेमिक से बहुत कुछ सीख के हम लोग शायद हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत ही अच्छा पाएंगे इन फ्यूचर। किसानों के लिए जो सरकार का ऐलान है कि उनकी MSP कंटिन्यू रहेगी एट 1.5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस समय में ये ऐलान बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि अभी देश के विभिन्न भागों में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये कंटिन्यू रहेगा, सरकार का ये अपना एक ऐलान है इस बजट में। तो अब आते हैं इस पॉइंट पे कि हम महिलाओं के लिए या हम होम मेकर्स के लिए क्या चीज़ की दाम घट रहे हैं और क्या चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं महंगा क्या क्या हो रहा है। तो महंगा पेट्रोल डीजल, जैसे बोला गया है कि पेट्रोल डीजल 2.5% तक महंगा हो गया है, बट ये एक्चुअली महंगा नहीं होगा, क्योंकि सरकार का कहना है क्योंकि इसमें और भी जो ड्यूटीज़ आती हैं उसको कम करके इसको बैलेंस कर दिया जाएगा, तो इसका प्राइस पे इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। महंगा हुआ है एप्पल, जो मेरी बेटी को बहुत पसंद है, आपके बच्चे को बहुत पसंद होगा। तो 35% सेस एप्पल में लग गया है। अब एप्पल थोड़ा महंगा बन जाएगा हमारे लिए। काबुली चना, मटर, चिकपीस, इन सब में सेस ऐड हो गया है 20%, 30%, 25%। इस तरह से ये सारे चीज़ अब महंगी हमें हो जाएगी। दालें, फॉर मैटर ऑफ फैक्ट रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, वो भी शायद अब सेस के कारण महंगी हो जाएगी। वैसे भी पहले से कौन सा सस्ता था, अब और महंगा हो जाएगा। मोबाइल पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स अब 2.5% सेस लग गया है, तो ये थोड़े महंगे हो गए हैं। टीवी, एसी, जो कि जितने भी इंपोर्ट्स आइटम हैं, इन सब पे सरकार ने सेस बढ़ा दिए, ड्यूटीज़ बढ़ा दी है, तो ये भी अब हमारे लिए थोड़ी महंगी हो जाएगी। गाड़ियाँ थोड़ी महंगी हो जाएगी। ऑटोमोबाइल पार्ट्स पे कस्टम ड्यूटी 15% तक बढ़ा दिया गया है, तो अब थोड़ा गाड़ी खरीदना और साथ में उसके पार्ट्स भी महंगे हो जाएंगे। तो ये हमारे पॉकेट के लिए थोड़ा सा एक बोझ होगा, क्योंकि अभी इस कोविड समय में बहुत सारी गाड़ियों की सेल बढ़ गई थी, क्योंकि टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम कोविड हम लोग अपने लिए प्राइवेट गाड़ी ज़्यादा खरीद रहे थे। तो अब ये एक झटका है, जो लोग सोच रहे थे कि हम अपनी एक नई गाड़ी खुद खरीदें। तो सरकार का बेसिकली कहना है कि इस तरह से हम मोबाइल पार्ट्स हुआ या ऑटोमोबाइल हुआ, ये सब का अगर दाम कस्टम ड्यूटी हम बढ़ा देते हैं, तो इससे बेसिकली जो ये सरकार का आया है आत्मनिर्भर भारत, इसको हम प्रोत्साहन देंगे। इससे हमारे देश में ही ये सब चीज़ें बनेंगी और हमारे देश में रोज़गार पैदा होगा। एक तरफ तो ये बात सही है, मगर एक तरफ हम इस बजट में ये भी देखते हैं कि सरकार 15 से 20% तक ड्यूटीज़ बढ़ा रही है। सोलर जो सेल्स होते हैं या सोलर पैनल्स होते हैं, जो भी सन से चलने वाली चीज़ें हैं उन पे, तो क्योंकि हमारे देश में इतना अच्छा सोलर से चलने वाली चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो अगर कस्टम ड्यूटी बढ़ा देंगे और हमें अगर मंगाना ही पड़ेगा बाहर से, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए महंगा ही साबित होगा। तो सबसे पहले तो हमारे को ये इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश में क्वालिटी प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन अगर क्वालिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगी और पूरा देश आत्मनिर्भर बनेगा। तो दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। मेरा व्यू है। अगर आपका भी कुछ व्यू है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिए कि आप क्या सोचते हैं इस पॉइंट को लेके। तो सस्ते में क्या क्या है मैं आपको एकदम ब्रीफ में बता दूंगी। नारियल के कपड़े, नारियल की रस्सियाँ, नारियल से बने प्रोडक्ट्स, ये सारे सस्ते हो गए हैं। आपके कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब सस्ते हो जाएंगे। शूज़, ये सस्ते होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सस्ती होंगी, बट बाकी जो सब महंगी ही लग रही है। तो देयर आर सर्टन गुड थिंग्स ऑल्सो विच हैज़ हैपेंड इन आवर कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये बजट ने हमें कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी दी है। तो मेरा वन पॉइंट रहेगा, सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च करने का सोचा है, जो कि वर्कर्स, लेबरर्स और गिग वर्कर्स, अच्छा आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, गिग वर्कर्स वो होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल जो उबर चलाते हैं या जोमेटो, स्विगी, ओला, ये सब में जो डिलीवरीज करते हैं, जो कहीं एक स्टैंडर्ड जगह पे जॉब नहीं कर रहे हैं, वो
उनका जो पूरा सैलरी है वो कहीं ना कहीं कमीशन बेसिस पे है या ऑर्डर बेसिस पे है। तो इन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होगा। ये भी अपने आप को इस पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं। जितने भी कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं वो अपने आप को इस पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि सरकार के पास एक सेंट्रलाइज्ड डेटा बैंक हो जहाँ पर हमें पता चले कि कितने लोग इस तरह के जॉब में भी इन्वॉल्व हैं और सरकार उन्हें फिर किस तरह से अपनी फैसिलिटीज़ पहुँचा सकती है। तो एट वन पॉइंट हमारे पास एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर हमें अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन हो। सेकेंडली, इस पैंडेमिक में जैसे देखा गया कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं जो आसाम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सब से मूव करके बड़े बड़े महानगरों में जाके काम करते हैं, तो इस पैंडेमिक में हमें समझ में आया कि हमें ये कहीं ना कहीं डेटा ही हमारे पास अवेलेबल नहीं था कि कहाँ से कितने लोग जाके वहाँ पर मजदूरी या काम कर रहे हैं। तो समवेयर ये पोर्टल सरकार का बहुत ही अच्छा एक स्टेप होगा, ताकि हमारे पास एक सेंट्रलाइज डेटा बैंक हो जहाँ पर हमें ये सब इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल मिले। इस स्कीम के, इस पोर्टल के कारण ये जो गिग वर्कर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं, ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ सरकार के, जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती है या फूड स्कीम्स होते हैं या इसके अलावा भी बहुत सारे हाउसिंग स्कीम होते हैं, तो उन सब का बेनिफिट भी इन्हें आराम से मिलेगा। सो फॉर दिस आई विल गिव अ थम्स अप टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज ये हमारे देश में बहुत ज़रूरी था एक पोर्टल होना, बिकॉज इट इज़ एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और इस सेक्टर को अगर आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो यू हैव टू हैव अ सेंट्रल डेटा बैंक, जहाँ पर आप अपना इन सबको सारे डेटास को कलेक्ट कर सके और आपके पास एट वन को ये इन्फॉर्मेशन हो कि कौन कहाँ कैसे क्या कर रहा है और हाउ दे आर अर्निंग, कहाँ से कितना इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा है। ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फॉर दिस कुडोज टू गवर्नमेंट, ये स्टेप सरकार का मैं बहुत ही अच्छा मानती हूँ। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, एक अच्छा पॉइंट जो है सरकार का, रिन्यूएबल रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स पे सरकार का इस पर बहुत ही ध्यान है। अभी बिजनेसमैन और स्टार्टअप्स के लिए कुछ सरकार ने अच्छे नियम किए हैं इसमें। जैसे कि अभी तक क्या नियम था हमारे इंडिया में कि अगर 5 करोड़ से कम अगर आपका सालाना टर्नओवर है तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, लेकिन अब इस स्लैब को बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है, जिससे काफ़ी फ़ायदा होगा। आपके पास ये एम्पल पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा ऑडिटिंग में खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो यू आर देयर सेविंग योर सेल्फ, एंड ये इससे मोटिवेशन भी मिलता है स्मॉल बिजनेसमैन को, स्मॉल बिजनेसेस को, कि हम और इसमें आगे जाके अच्छा परफॉर्म करें। सरकार का एक और ही अच्छा पहल रहा, जो भी हॉस्पिटल्स और स्कूल्स ट्रस्ट पे रन करते हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे स्कूल को ट्रस्ट बना के रन किया जाता है या हॉस्पिटल को, तो इस तरह के बिजनेसेस में, स्कूल और हॉस्पिटल के बिजनेस में, इसमें 1 करोड़ तक का टैक्स रिबेट था, पर अभी इस बार की बजट में सरकार ने इसे 5 करोड़ कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। इससे और भी ज़्यादा मोटिवेशन डेवलप होगा। स्टार्टअप के लिए जो सरकार का अपना नियम था, पिछले साल लाया गया था, तो स्टार्टअप के लिए टैक्स एलिजिबिलिटी का जो टैक्स हॉलिडे है, इसको 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2022 तक। तो बेसिकली टैक्स हॉलिडे, अब ब्रीफ इंफॉर्मेशन में आपको दे देती हूँ। टैक्स हॉलिडे वो समय होता है जब आपका बिजनेस आपने शुरू किया है और आपको सरकार की तरफ से ये कहेंगे फ़ायदा ही मिला है कि आपको उस समय में आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो इसको और भी एडिशनल 1 ईयर दे दिया गया है, जो स्टार्टअप को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करे, क्योंकि नाउ दिस इज़ द टाइम ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की पहल हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्टार्टअप में आएंगे और इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा होगा। दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न कि आपने देखा होगा जिस दिन बजट ऐलान हुआ या जिस दिन बजट चल रहा था पार्लियामेंट में, उस दिन सेंसेक्स निफ्टी बहुत ही आगे चला गया। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत ही ज़्यादा वेलकम किया गया है शेयर मार्केट में, और ये कहीं ना कहीं बिजनेसेस को बहुत ही प्रॉफिट लाने वाला है। और इन सारे स्टेप्स से मुझे लगता है आगे जाके जॉब क्रिएशन होगा और जो इकोनॉमी को और भी ज़्यादा रिफॉर्म कराएगा। सो देयर आर सर्टन यूएसपीज ऑफ दिस बजट जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव सरकार ने इस बार करने की कोशिश। बेटा वहाँ रिकॉर्डिंग में आता है, गंदा लगेगा देखने में। स्टेसी ऐसा नहीं करती है, पापा को करने देती है, थोड़ा बैठो ना उधर। तो इस बार के बजट में कुछ यूएसपीज भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही इनोवेटिव लगा। तो बहुत ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगी। सरकार का पहल है इस बार रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे बहुत ही ध्यान देना, जिसके लिए सरकार ने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च किया है। इसमें सरकार हाइड्रोजन एनर्जी को बहुत ही प्रोत्साहन देगी ताकि इन फ्यूचर हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करें और जो हमारे फॉसिल बेस्ड एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे पेट्रोल, डीजल, इन सब का कम हम यूज़ करें, ताकि ग्लोबल वार्मिंग से लेके पोल्यूशन से लेके ये सब चीज़ पे कंट्रोल किया जाए और जितना हो सके हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करें। सेकेंड इनोवेटिव थॉट इज, सरकार ने तमिलनाडु में सी वीड पार्क स्टैब्लिश करने की पहल की है इस बार। तो ये बहुत ही अच्छा मिशन होगा कि कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करेगा। सी वीड, जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग शायद नहीं रखते हैं, सी वीड से हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। सो बेसिकली ये बहुत ही
एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, तो बहुत ही ज़्यादा एयर क्लियर होगा, प्योर होगा। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको कंट्रोल करने में सीवीड पार्क का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ये हमारे लिए आज की डेट में बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये सरकार की पहल जो सीवीड पार्क क्रिएट करने का है, ये बहुत ही अच्छा पहल है और इसका वेलकम हम लोग सभी करना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि इन फ्यूचर ऑल्सो सरकार ऐसे पार्क देश के विभिन्न पार्ट्स में भी बनाए। इसके अलावा हाउसिंग सेक्टर के लिए भी न्यूज़ है। अफोर्डेबल हाउसिंग में जो पहले था 2 लाख तक का इंटरेस्ट रेट सरकार कहीं ना कहीं माफ़ कर रही थी, अब वो उसको बढ़ा के 1.5 लाख कर दिया गया, तो नाउ टोटल इज़ नाउ 3.5। तो ये अफोर्डेबल सेक्टर में हाउसिंग 45 लाख से नीचे जो भी हाउसिंग या फ्लैट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा खबर है। और कहीं ना कहीं ये प्रोत्साहन देगा डेवलपर्स को, रियल एस्टेट्स को, वो अफोर्डेबल हाउसिंग में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट्स लाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए सरकार के नियम के साथ। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगी, बजट जो नॉर्मली हम मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए सरकार सोचेगी, तो मुझे लगता है सरकार ने बहुत ज़्यादा हमारे लिए नहीं सोचा है। बट स्टिल अभी तो जैसा सिचुएशन है इकोनॉमी का और जैसा ही पैंडमिक है, हमें तो इस बजट के साथ ही चलना है और एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट बजट में सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा न्यूज़ लाए, मिडिल क्लास को थोड़ा ज़्यादा कवर करे और हमारे लिए थोड़ी सी रिलीफ लाए। विद दिस ओनली आई एम फिनिशिंग दिस ब्लॉग। मैंने कोशिश किया कि इस ब्लॉग को बहुत छोटा बनाऊँ, शायद ये छोटा हुआ है। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक लाइक तो बनता है मेरी इस मेहनत के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल मॉमीलॉजी विथ रेनू। बहुत सारे नए इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करती है ताकि मम्मीज़ आप हमेशा अपडेट रहें। तो चलिए इसी के साथ आज का ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। आप सभी को बाय बाय, नमस्ते।